नमस्कार। मैं आशा विक आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दिल की कलम से एहसासों की इस कड़ी में मैं आपको सुना रही हूँ मेरी कहानी अनजाने रिश्ते। वीर प्रताप रघुवंशी अपनी पत्नी सुभद्रा देवी और इकलौते बेटे भानु प्रताप के साथ एक छोटे से गांव कचौली में रहते थे। बाप दादा की थोड़ी सी जमीन थी, बस उस पर ही खेती बाड़ी करते रहे। बेटे की गांव की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे शहर भेजा। अपनी मेहनत और लगन से बेटे ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी और पैकेज के साथ उसका सिलेक्शन हो गया। माँ बाप की खुशी का ठिकाना ना था। पिता ने बेटे की पढ़ाई के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। कितने कर्ज लिए, क्या क्या गिरवी रखा, मगर चेहरे पर कोई शिकन ना आने दी। बेटा इन सारी बातों से अनभिज्ञ ना था। अब उसकी बारी थी माँ बाप को वो सब खुशियाँ और सुख देने की जिसके वो हकदार थे। भानु प्रताप ने शहर की एक बहुत अच्छी कॉलोनी में घर लिया। घर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित था। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हुई थी, ऊपर नीचे आने जाने के लिए। सीढ़ियाँ भी थी, मगर लोगों के पास इतना वक्त कहाँ कि सीढ़ियों से उतरे और चढ़े। बस वो काम करना चाहते हैं जो पलक झपकते ही पूरा हो जाए। किराए का घर लेने के बाद वो गांव गया और माता पिता को अपने साथ ले आया। गांव के सीधे साधे लोग शहर की चकाचौंध से हैरान हो रहे थे। स्टेशन से ऑटो रिक्शा लेकर वो लोग उस बिल्डिंग के गेट के पास पहुंचे। वॉचमैन ने जानकारी लेकर गेट खोला। ऑटो अंदर जाकर रुका। एक बड़ा सा टीने का संदूक, दो छोले और एक पोटली थी जिसमें माँ ने खाने का सामान रखा था। सामान उठाकर वो आगे बढ़ा, लिफ्ट का बटन दबाया और तीनों उसके अंदर चले गए। उसने पुनः लिफ्ट के बटनों को दबाया। दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ और लिफ्ट ऊपर जाने लगी। माँ परेशान होकर चिल्लाने लगी, अरे ये क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरा दम घुट रहा है। कैसा घर है ये? ना खिड़की ना झरोका। अरे तू कैसे रहता है यहाँ पे? अम्मा बोलती चली जा रही थी। भानु ने कहा, माँ शांत हो जाओ, मैं सब समझाता हूँ। पलक झपकते ही लिफ्ट 10वें माले में जाकर रुकी। दरवाज़ा खुला और उसने सामान उठाकर लिफ्ट से बाहर किया और माता पिता को भी बाहर आने को कहा। उनके बाहर निकलते ही लिफ्ट अपने आप बंद हो गई। माँ हैरान होकर इस जादुई खेल को समझने की कोशिश कर रही थी। भानु ने माँ की तरफ देखकर कहा, हैरान मत हो माँ, मैं सब कुछ बताऊंगा। और वो सामान उठाकर आगे बढ़ा। मुश्किल से 10 कदमों की दूरी पर वो फिर रुका। दरवाज़ा खोलकर लाइट जलाई, सामान अंदर किया और उन्हें अंदर आने को कहा। माँ फटी फटी नज़रों से कमरे को देख रही थी। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वो कमरा उन्हें किसी राजा के महल की तरह लग रहा था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अपने बेटे से कहा, अरे तू गलती से किसी और के घर तो नहीं ले आया? बेटे ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, नहीं माँ, अब ये तुम्हारा ही घर है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरा घर? उन्होंने रूधे गले से कहा, भानु के बाबूजी, देखो तो ज़रा, ऐसा लग रहा है मानो सपनों की दुनिया में आ गए हैं। अरे माँ, ये देखो फ्रिज, जिससे तुमको ठंडा ठंडा पानी मिलेगा। ये एसी, सोफ़ा, पलंग, मॉड्यूलर किचन और जाने क्या क्या। भानु माँ बाबूजी को घर दिखाते दिखाते बोलता और बताता जा रहा था। दोनों की खुशी का ठिकाना ना था। माँ ने पूछा, अरे बेटा, ये तो बता, मेरा मंदिर कहाँ रहेगा? माँ, तुम्हारा मन करे वहीं बना लो। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर उन्होंने संदूक से भगवान की मूर्तियाँ निकाली जो वो अपने साथ गांव से लाई थी। एक खूबसूरत आसन बिछाकर उन मूर्तियों को उन पर बैठाया। बेटे ने कहा, माँ झाड़ू
पोछा, बर्तन और कपड़ा करने के लिए मैंने काम वाली बाई को कह दिया है। खाना बनाने वाली भी 1-2 दिन में आ जाएगी। अब तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। और उसने अपनी माँ के हाथों को चूम लिया। माँ ने कहा, अरे बेटा, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। तेरे बाबूजी को किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता। अरे, मैं तो तरस गई थी कि कब अपने बेटे को अपने हाथों से बना खाना खिलाऊंगी। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। बेटा सारी बातें बताता जा रहा था। रात बहुत हो गई तो उसने कहा, अब आप लोग सो जाइए, कल सुबह मुझे भी ऑफिस जाना है। सुबह जल्दी उठकर माँ ने नाश्ता बनाकर सबको खिलाया और बेटे को साथ ले जाने के लिए खाना बना कर दिया। भानु 8:30 बजे घर से निकल पड़ा और कहा, घर वापस आते आते उसे शाम के 7, 7:30 बज जाएंगे। आप टीवी पर अपनी पसंद के कार्यक्रम देख सकते हैं। उसने सुबह टीवी के रिमोट से उन्हें इसकी जानकारी सिखा दी थी। भानु के जाने के बाद सुभद्रा ने कहा, आप चाय पिएंगे? हाँ जरूर। अरे, तुम्हारी उस मसाले वाली चाय का जवाब नहीं। चाय की चुस्कियों के साथ वो गांव की अपनी गुजरी जिंदगी को भी याद करते जा रहे थे। चाय का कप रखते हुए सुभद्रा ने कहा, जरा यहाँ आइए तो। रात को भानु इस कमरे के साथ कोई बालकनी बोल रहा था। हाँ हाँ चलो, देखे तो सही। दोनों बालकनी में आ गए। दूर दूर तक जहाँ उनकी नजरें जा रही थी, सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें ही नजर आ रही थी। दोनों वापस कमरे में आ गए। सोचने के लिए बड़े सारे प्रश्न दिमाग में कुलबुलाने लगे थे। वो फिर आपस में बतियाने लगे कि अब बेटे का विवाह कर देना चाहिए। बेटे के विवाह की बातों में दोनों इतने मग्न हो गए कि पता ही नहीं चला दोपहर के 2 बज गए। सुभद्रा ने कहा, आपको भूख नहीं लगी? अरे, बेटे की विवाह की कल्पना ने इतनी खुशी दी कि भूख का एहसास ही नहीं हुआ। चलो भोजन लगाओ, साथ में खाते हैं। खाना खाकर थोड़ा आराम कर सुभद्रा ने शाम की चाय पिलाई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। पति टीवी पर कुछ कार्यक्रम देख रहे थे। अब बस बेटे का इंतजार था कि कब वो ऑफिस से वापस आए। बेटे के आते ही घर में रौनक आ गई। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ जो रात के खाने तक चलता रहा। माँ ने पूछा, अरे तेरे पड़ोस में कौन रहता है? बेटे ने हंसते हुए कहा, अरे माँ, ये गांव नहीं शहर है। यहाँ किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो देखे और जाने कि पड़ोस में कौन रहता है। अरे जिंदगी गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता कि साथ वाले फ्लैट में कौन रहता है। यहाँ तुमको सबके दरवाजे बंद ही मिलेंगे। और उसने अपना दरवाज़ा खोलकर दिखाया, ये देखो, है कोई खुला दरवाज़ा। दोनों हैरान थे। पड़ोस में कौन है पता नहीं। अरे, हमारे गांव में तो गली के कुत्ते को भी लोग पहचानते हैं। ऐसा क्या है शहर में कि लोगों को पास पड़ोस से कोई मतलब नहीं? अरे, गांव में तो हमने यही सीखा था कि रिश्तेदारों से ज़्यादा तो पड़ोसी ही वक्त बेवक्त पर काम आते हैं। अरे माँ, यहाँ ऐसा कोई नहीं सोचता। तुम भी बस अब ऐसे रहने की आदत बना लो। रात गई, बात गई, कुछ दिन तो बीत गए, मगर अब दोनों को कमरों के अंदर घुटन होने लगी। गांव के लोग, चौपाल, पास पड़ोस के लोग याद आने लगे। रविवार को बेटे की छुट्टी थी। वो माँ बाबा को घुमाने और बाहर खाना खिलाने ले गया। माँ ने कहा, बेटा, कमरे के अंदर बैठे बैठे मन उकताने लगा है। अरे माँ, घर से थोड़ी दूरी पर एक बगीचा है, आप लोग वहाँ जा सकते हैं, भानु ने बड़े प्यार से कहा। माँ के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आई। दूसरे दिन शाम को सुभद्रा ने कहा, भानु तो शाम को 7, 7:30 बजे तक आएगा। हम लोग थोड़ी देर बगीचे तक होकर आते हैं। वीर प्रताप तुरंत तैयार हो गए। बाहर निकलकर लिफ्ट की तरफ बढ़े
तो पत्नी सुभद्रा ने कहा, अरे मुझे इस उड़न खटोले से नहीं जाना। अरे भगवान, 10वीं मंजिल से सीढ़ियों से उतरोगी? जरा अपने घुटनों पर तरस खाओ। तीसरी मंजिल तक लिफ्ट से चलते हैं, नीचे की तुम 2 सीढ़ियों से उतर जाना। सुभद्रा ने खुशी से हामी भर दी। दोनों को सीढ़ियों से उतरता देख गेट पर खड़ा गार्ड दौड़कर आया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। क्या लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम है जो आप लोगों को सीढ़ियों से आना पड़ा? राम राम भैया। अरे ऐसी कोई बात नहीं। सुभद्रा ने अपनी तेज हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। वीर प्रताप ने बड़े प्यार से गार्ड को सारी बातें बताई। उनके सहज प्यार भरे संवादों को सुनकर गार्ड ने कहा, लगता है आप इस बिल्डिंग में नए हैं। अरे बिल्डिंग ही नहीं, हम इस शहर में भी नए हैं। हम चमोला गांव से आए हैं। हमारा बेटा यहाँ 10वें माले में रहता है। उसने ही कहा पास में एक बगीचा है, बस हम ढूंढते ढूंढते वहीं जाना चाह रहे हैं। चमोला? आप चमोला गांव से हैं? अरे मेरे दादाजी भी उसी गांव के थे। अच्छा, वीर प्रताप ने खुश होकर कहा। कौन? परिचय तो बताओ। दादाजी तो अब नहीं रहे। उनका नाम बुधन सिंह ठाकुर था। अच्छा, तो तुम उनके पोते हो? और उन्होंने बड़े प्यार से आगे बढ़कर गार्ड को गले लगा लिया। अरे अब तुम रिश्ते में हमारे भतीजे हो गए। गार्ड गदगद हो उठा, आगे बढ़कर चरण स्पर्श किए और कहा, काका अब आप सबसे पहले हमारा नंबर मोबाइल में सेव कर लीजिए। हम आपको रास्ता बता देते हैं, पर कोई परेशानी हुई तो फ़ोन कर दीजिएगा, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। गार्ड उफ रघु से बात करके पति पत्नी आज बेहद खुश थे। बगीचे तक पहुंचते पहुंचते वो रघु और गांव की ही बातें करते रहे। बगीचे के बाहर चौकीदार खड़ा था। उसने अपनी ड्यूटी के हिसाब से दोनों को सैल्यूट किया, जिसका जवाब दोनों ने बड़े प्यार से हाथ जोड़कर राम राम भैया कहकर किया। गार्ड समझ गया ये लोग नए हैं, वरना इतनी सरलता और अपनेपन से कोई चौकीदार को जवाब देना तो दूर, देखना भी नहीं चाहता है। दोनों बगीचे के अंदर पहुंचे। बगीचा लगभग खाली था। पैदल चलने की जगह थी और थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठने के लिए बेंच बने हुए थे। कुछ देर पैदल चलकर वो बेंच पर बैठ गए। कुछ बच्चे सामने खेल रहे थे और एक 14-15 साल की लड़की एक छोटे से बच्चे को संभाल रही थी। बच्चा दौड़ भाग मचा रहा था और वो उसे संभालते हुए उसके आगे पीछे उसके साथ खेल रही थी। वो कई बार उसे बॉबी कहकर संबोधित करती। उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। शाम होने लगी थी। बच्चे वापस घर जाने लगे। दोनों पति पत्नी भी घर जाने के लिए बाहर निकले। फिर चौकीदार से दुआ सलाम हुई। चौकीदार को रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया, साहब आप लोग क्या बाहर से आए हैं? वीर प्रताप ने बड़ी सहजता से सारी बातें बताई और कहा, अच्छा अब चलते हैं, अब तो यहाँ आना जाना होता ही रहेगा। चौकीदार ने बड़े प्यार से गुड नाइट साहब कहा। वापस घर आते रास्ते में बहुत अच्छी फल और सब्जियों की दुकान दिखी। सुभद्रा ने कहा, कितनी ताज़ी सब्जियां और फल हैं, और घर के पास भी। अरे हम रोज़ आकर ले जाया करेंगे। दोनों की आंखों में खुशी की चमक थी। गेट पर पहुंचे तो रघु ने कहा, कोई परेशानी तो नहीं हुई काका? अरे कोई नहीं, तुमने रास्ता बता दिया था और हम उस पर अमल कर पहुंच गए। अरे बेटा एक मदद करोगे? कैसी बात करते हैं काका, आप हुक्म करिए। देखो बेटा, पूरी जिंदगी अखबार पढ़ते पढ़ते गुजरी है। टीवी पर समाचार तो देख लेता हूँ, पर मज़ा नहीं आता जो अखबार पढ़कर आता था। अरे पढ़ पढ़कर तेरी काकी को भी खबरें सुनाता रहता था। अरे काका बस इतनी सी बात, ये लो हो गया आपका काम। उसने फ़ोन करके सारी बातें कही
और कहा, काका ये नंबर बब्बन का है, इसे भी आप सेव कर लीजिए, कल से अखबार घर पहुंच जाएगा। रघु को आशीर्वाद देकर वो दोनों घर की तरफ बढ़ गए। पति पत्नी अब बहुत खुश थे। इस अजनबी शहर में अब उनकी पहचान का दायरा बढ़ने लगा था। रघु, फिर बगीचे का चौकीदार बादशाह, दूध वाला मनप्रीत, सब्जी वाला पप्पू और पेपर वाला बब्बन, सबसे कोई ना कोई रिश्तों की डोर बन गई थी। कोई बेटा बना तो कोई भतीजा, किसी ने अंकल कहा तो किसी ने मामा। सबके नंबर अब उनके फ़ोन पर थे। किसी दिन मुलाकात ना हो तो फ़ोन आ जाता कि सब खैरियत तो है। सबसे प्यारा रिश्ता उनका बगीचे में बॉबी के साथ बना। एक दिन खेलते खेलते उसकी बॉल उनके पास आई। वो लड़की बॉबी के साथ बॉल लेने आई। वीर प्रताप ने बॉल बॉबी को दी तो उस लड़की ने कहा, अंकल को थैंक यू बोलो। बॉबी ने बड़े प्यार से थैंक यू अंकल कहा। वीर प्रताप ने बॉबी को गले लगाकर कहा, अंकल नहीं, तुम मुझे दादू और इनको दादी कहो। फिर उन्होंने उस लड़की से पूछा, क्या तुम इसकी दीदी हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम इंदु है और मैं इसकी देखभाल के लिए इनके घर में ही रहती हूँ। इसके मम्मी पापा दोनों बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। सुबह जाकर शाम को 7:30-8 बजे तक वापस आते हैं। पूरा दिन हम दोनों घर में रहते हैं। शाम को इसको घुमाने मैं यहाँ बगीचे में आ जाती हूँ। क्या मैं आपको भी दादू कह सकती हूँ? सुभद्रा ने बहुत प्यार से इंदु के सिर पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल बेटा, हमें बहुत खुशी होगी। अब इंदु घर में रहते हुए भी दादू दादी को फ़ोन करती रहती। वक्त बहुत प्यार से गुजरता जा रहा था। इंदु ने फ़ोन करके बताया कि बॉबी की मम्मी, जिसे वो आंटी कहती है, काम के सिलसिले में दूसरे शहर गई हुई है। अरे, और इसके पापा? दादी ने पूछा। अंकल ने छुट्टी लेने की कोशिश की, मगर कुछ ज़रूरी मीटिंग्स के कारण उन्हें ऑफिस जाना पड़ रहा है। अरे कोई बात नहीं इंदु बेटा, कुछ ज़रूरत हो तो हमें बता देना। वीर प्रताप ने बड़े प्यार से कहा। जी दादू, इंदु ने अपना सिर हिलाकर कहा। अब वो लोग बगीचे से वापस साथ साथ ही जाते। उनका घर दूसरी बड़ी बिल्डिंग नम्रता कॉम्प्लेक्स में था, जो उनके घर के पास थी। वो उसे गेट तक छोड़ने जाते। बॉबी उन्हें गुड नाइट कहकर अंदर चला जाता। अब उनकी बिल्डिंग का गार्ड भी उन्हें पहचानने लगा था और ये जानता था कि वो लोग कहाँ रहते हैं। बगीचे में अब एक और युगल जोड़ा आने लगा था, जिनसे उनकी मित्रता हो चुकी थी। बच्चों की वार्षिक परीक्षा शुरू हो चुकी थी। इस कारण बच्चे बगीचे में खेलने नहीं आ रहे थे। सुबह से वीर प्रताप की तबीयत ठीक नहीं थी। बेटे भानु ने ऑफिस जाने से पहले कहा, आज आप घूमने मत जाइएगा, घर पर आराम करिएगा। शाम को इंदु ने फ़ोन किया। बॉबी ने नई फुटबॉल खरीदी है और बहुत उत्सुक है आपको दिखाने के लिए। कह रहा है दादू के साथ फुटबॉल खेलूंगा। वीर प्रताप ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा। तो आप नहीं आ रहे हैं? इंदु ने पूछा। दादू नहीं आ रहे हैं सुनकर बॉबी रोने लगा और कहा, आ जाओ दादू, आ जाओ, मुझे आपके साथ बॉल खेलना है। बॉबी का रोना सुनकर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ दादी के साथ। ये दादू आ रहे हैं, दादू आ रहे हैं, कितना मज़ा आएगा। आप आ रहे हैं दादू? इंदु ने फिर पूछा। आ रहा हूँ बेटा, अब बॉबी की बात मैं कैसे टाल सकता हूँ। चलो सुभद्रा, बॉबी से मिल आते हैं, वरना बच्चे का दिल टूट जाएगा। ठीक है, हम वहाँ रुकेंगे नहीं, मिलकर आ जाएंगे, सुभद्रा ने चप्पल पहनते हुए कहा। बगीचा लगभग सुनसान ही था। दादू दादी को देखकर बॉबी की खुशी का ठिकाना ना था। वो बॉल पे किक मारता, वो दूर तक जाती। दादू दादी तालियां बजाते। बॉबी ने जोश में आकर जोर से फुटबॉल को किक किया। वो छिटक कर झाड़ियों के पास चली गई।
जहां पत्थरों का ढेर रखा था। बॉबी दौड़कर भागा। दादू ने चिल्लाकर रोका, तुम वहां मत जाओ बॉबी, तुम वहां मत जाओ। मगर वो दौड़ा बॉल को उठाने और उसका पैर झाड़ी में फंसा और वो लहराकर पत्थरों के ढेर पर जा गिरा। एक जोर की चीख उसके मुंह से निकली। दादू, दादी और इंदू दौड़कर वहां पहुंचे। बॉबी का सिर फट गया था, खून तेजी से बह रहा था। दादू ने बॉबी को गोद में उठाया। सुभद्रा ने अपनी साड़ी का पल्लू उसके माथे पर रखा कि खून को बहने से रोक सके। उन्होंने सुभद्रा को गेट पर खड़े चौकीदार को फोन करके जल्दी आने को कहा और वो बॉबी को उठाकर गेट की तरफ दौड़े। इंदु ने अंकल को फोन लगाया मगर वो स्विच ऑफ आ रहा था। आंटी शहर से बाहर थी। चौकीदार दौड़कर अंदर आया। वीर प्रताप ने कहा, इसे जल्दी अस्पताल ले जाना पड़ेगा। जल्दी से कोई गाड़ी को बुलाओ और मुझे बताओ कि पास में कौन सा अस्पताल है। चौकीदार ने बताया, पास में ही एक बहुत बड़ा अस्पताल है। उसने बगीचे के गेट पर ताला लगाया, सामने खड़ी ऑटो रिक्शा को बुलाया और कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वीर प्रताप ने सुभद्रा की गोदी में बॉबी को लिटाया। इंदु और चौकीदार के बैठते ही वो अस्पताल की तरफ बढ़ने लगे। खून का बहना रुक नहीं रहा था। बॉबी आंखें खोल नहीं रहा था। बेहोशी सी छा गई थी उसे। वीर प्रताप ने अपने बेटे को फ़ोन किया मगर फ़ोन आउट ऑफ रीच आ रहा था। अस्पताल पास ही था। उन्होंने बॉबी को गोद में लिया और दौड़कर इमरजेंसी वार्ड की तरफ गए। बच्चे को खून से सना देख डॉक्टर और नर्स दौड़कर आए। वीर प्रताप ने एक सांस में सारी बात सुनाई। उन्होंने कहा, आप इसका इलाज शुरू करिए, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे पास अभी सिर्फ 1,000 रुपये हैं मगर मेरे बेटे के आते ही आपकी फीस और ट्रीटमेंट का पैसा मिल जाएगा। मेरे पोते को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे पोते को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर और स्टाफ वीर प्रताप और सुभद्रा के स्नेह को देखकर बहुत फख्र महसूस कर रहे थे। दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से बढ़कर होते हैं। नर्स ने बड़े प्यार से कहा। बॉबी को अंदर माइनर ओटी में ले गए और उसकी ड्रेसिंग और ट्रीटमेंट शुरू हो गया। दरवाज़ा बंद था। इंदु बहुत रो रही थी और बार बार अंकल को फ़ोन लगा रही थी मगर फ़ोन बंद ही आ रहा था। आंटी का फ़ोन भी बंद था। वो दूसरे शहर से वापस आ रही थी, फ्लाइट में थी, फ़ोन बंद था। रात को 8:30 बजे उनकी फ़्लाइट लैंड करने वाली थी। वीर प्रताप अब रघु और बगीचे में आने वाले शर्मा जी को फ़ोन कर रहे थे। दोनों को बताया। दोनों ने कहा, हम अस्पताल पहुंच रहे हैं। सुभद्रा ने इंदु को चुप कराया कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी डॉक्टर ने कहा, खून बहुत ज़्यादा बह गया है, बच्चे को खून चढ़ाने की ज़रूरत है। दादू दादी दोनों ने कहा, आप हमारा खून ले लीजिए। डॉक्टर ने ब्लड ग्रुप टेस्ट किया और कहा, सुभद्रा जी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और ये बच्चे को खून दे सकती है। वीर प्रताप ने फिर बेटे को फ़ोन किया मगर निराशा ही हाथ लगी। तभी शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ हाथ में चाय की थर्मस और बिस्किट लेकर पहुंचे। कुछ देर में रघु भी आ गया। उसके साथ सब्जी वाला लड़का पप्पू भी था। पप्पू को देखकर वीर प्रताप ने कहा, तुम कैसे आए? अरे काका, मैंने ही पप्पू, बब्बन और मनप्रीत को फ़ोन कर दिया था और कहा, काका इस शहर में अजनबी है, हमारा उनके साथ रहना ज़रूरी है। वीरभद्र का दिल भर आया। तभी उनके बेटे का फ़ोन आया जो घर पहुंच चुका था और दरवाज़ा बंद देखकर चिंतित हो रहा था कि माँ और पिताजी कहाँ हैं। वीरभद्र ने कहा वो अस्पताल में है और उसे तुरंत आने को कहा। भानु परेशान हो गया। उसने पूछा, आप अस्पताल में कैसे? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पिता ने कहा, हम दोनों ठीक हैं और संक्षेप में उसे बताया और कहा, अब तू यहाँ जल्दी आ जा बेटा।
भानु ने कहा, मैं तुरंत अस्पताल पहुंच रहा हूं, आप चिंता ना करें। रात के 8 बजने वाले थे। इंदु ने फिर फ़ोन किया और इस बार घंटी बजी। अंकल ने फ़ोन उठाया और हेलो कहा। इंदु आवाज़ सुनकर रोने लगी और बताया बॉबी अस्पताल में है। इंदु ने रोते हुए कहा, आप दादू से बात करिए। वीर प्रताप ने संक्षेप में सारी बात कही। बॉबी के पापा ने कहा, अंकल मैं सीधा अस्पताल पहुंच रहा हूं। तब तक उनका बेटा भानु भी अंदर आया। माँ खून दे रही थी और दूसरी तरफ बॉबी को खून चढ़ रहा था। भानु ने माँ से पूछा, तुम ठीक हो माँ? माँ ने कहा, हाँ बेटा। माँ ने कहा, ये शर्मा आंटी है। भानु ने पैर छूकर नमस्ते की और पूछा, क्या ये हमारे गांव के हैं? अरे नहीं बेटा, इसी शहर के हैं। बगीचे में इनसे मुलाकात हुई और पहचान हो गई। शर्मा आंटी ने चाय का कप भानु को देकर कहा, तुम भी चाय पी लो बेटा, ऑफिस से आ रहे हो। भानु ने मुस्कुराकर चाय का कप और बिस्किट लिए जो आंटी ने उसकी तरफ बढ़ाए थे। 20 मिनट के अंदर बॉबी के पापा बेहाल से अंदर आए और बॉबी को देखकर उनका रोना निकल गया। वीर प्रताप ने आगे बढ़कर उनको गले से लगा लिया और कहा, परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बॉबी के पिता राजेश के आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी डॉक्टर साहब कमरे में आए। राजेश ने हाथ जोड़कर उनको शुक्रिया कहा। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे शुक्रिया अदा करना है तो इनका करिए। अगर ये वक्त पर इसे यहाँ नहीं लाते तो जाने क्या हो जाता। राजेश ने हाथ जोड़कर कहा, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने मेरे बेटे की जान बचाई है। कैसी बात करते हो बेटा? माना कि तुमसे मुलाकात नहीं हुई, मगर हम उसे अपने पोते की तरह प्यार करते हैं। उसकी जान बचाकर हमने कोई एहसान नहीं किया है। देखो, पहले तो ये दिल का रिश्ता था और दादी ने खून देकर अब खून के रिश्ते की भी मोहर लगा दी है। फिर तो मैं भी आपका बेटा हो गया बाबूजी। राजेश ने बड़े प्यार से वीर प्रताप के गले लगते हुए कहा, और मैं आपका छोटा भाई भानु। भानु ने आगे बढ़कर राजेश के पैर छुए और राजेश ने उसे गले लगा लिया। डॉक्टर ने कहा, बॉबी को 1-2 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। सिर पर काफ़ी गहरी चोट लगी है तो कुछ और टेस्ट करने ज़रूरी हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा उचित समझे। राजेश ने बाबूजी से कहा, आपकी बहू आने वाली है। 8:30 बजे वो फ्लाइट से उतरेगी और बॉबी से बात करना चाहेगी, और अगर उसकी बात बॉबी से नहीं हुई तो वो परेशान हो जाएगी। अरे तुम उसे लेने चले जाओ, यहाँ हम सब हैं। वो परेशान हो जाएगी बेटा। राजेश ने कहा, ठीक है बाबूजी, वापसी में मैं खाना होटल से लेता आऊँगा। अरे खाने की चिंता ना करिए भैया, वो हमारे घर से आ रहा है। रघु ने आगे बढ़कर कहा, आप लोग सिर्फ बॉबी बिटवा का ध्यान रखिए, खाने पीने की कोनो चिंता ना करें। अरे वो हमर भी तो भतीजा है। क्यों काका, हम ठीक कह रहे हैं ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो बिटवा। वीर प्रताप ने रघु, पवनप्रीत, पप्पू सबका परिचय करवाया। सब आगे बढ़ बढ़कर मदद करने को तैयार थे। राजेश अपनी पत्नी सारिका के साथ अस्पताल पहुंचा। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। सबसे बहुत प्यार से मिलकर उसने कहा, बॉबी दादू दादी कहकर हमें बताता था। हम सोचते थे पता नहीं कौन है। मैंने तो इंदु से कहा था, अरे बॉबी को उनके पास मत जाने दिया करो, और कुछ खिलाना चाहे तो मना कर देना। बोल देना इसकी मम्मी ने मना किया है। पता नहीं कौन है। अरे ऐसे कोई किसी का दादू बन जाता है क्या? पर फिर इंदु ने बताया, वो लोग बहुत अच्छे हैं और हमारे पड़ोस की बिल्डिंग में रहते हैं, पर उसके बाद भी विश्वास नहीं होता था। मगर आप लोग इतने अच्छे हैं ये मुझे पता नहीं था। और वो फूट फूट कर रोने लगी। सुभद्रा जो अब लेटी हुई थी, उसने उसे अपने पास बुलाया, गले से लगाया
और बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया। बॉबी को होश आने लगा। आंखें खोली तो सामने माँ को खड़े पाया। माँ ने बॉबी के हाथों को चूमा। बॉबी ने कहा, माँ, दादू दादी कहाँ हैं? अपने बेटे की ऐसी हालत में भी उसके मुंह से दादू दादी का नाम सुनकर वो समझ गई कि वो उनको कितना प्यार करता है। उसने पति राजेश की तरफ देखा। राजेश ने मुस्कुराकर कहा, यही है, देखो तुम्हारे पास। दादू दादी दोनों बॉबी के पास आए। बॉबी ने कहा, दादू दादी, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। दोनों ने बड़े प्यार से कहा, हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे बेटा। प्रॉमिस करो दादी, प्रॉमिस करो दादू। प्रॉमिस मेरे लल्ला, पर अब तुम ज़्यादा बात ना करो, जल्दी से ठीक हो जाओ। 2 दिन बाद बॉबी घर आ गया। दादू दादी उससे मिलने घर आए। बॉबी बहुत खुश हुआ। राजेश और सारिका को लगा घर में रौनक आ गई है। अपने बेटे को इतना खुश देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना था। राजेश कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर था। उसने अपने एक दोस्त को, जो एक न्यूज़पेपर में एडिटर था, इस पूरी घटना की जानकारी दी। एडिटर ने दादी दादू से इंटरव्यू कर उसे पेपर में छापने की बात की, जो समाज के लिए एक प्रेरणा का काम करेगी। जब ये बात राजेश ने माँ बाबूजी से कही तो उन्होंने कहा, बेटा, ये हमने अपनी फ़ोटो छपवाने के लिए नहीं किया। राजेश ने समझाया, बाबूजी, आपने जो किया इसकी शहरी लोगों को बहुत ज़रूरत है। माँ पिताजी मान गए। दोनों के साथ बॉबी की तस्वीर पेपर में छपी और माँ के वक्तव्य को हाईलाइट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा, जब मैंने शहर आकर अपने बेटे से पूछा कि पड़ोस के फ्लैट के दरवाजे हमेशा बंद क्यों रहते हैं, तो उसने कहा, माँ, यहाँ किसी के पास वक्त नहीं, सब अपने आप में मस्त हैं। मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ। गांव में हम सब एक परिवार की तरह रहते थे। बस हम आते जाते खुद लोगों से बात करने लगे और अजनबियों से दिल का रिश्ता जुड़ता चला गया। दादू दादी की कहानी दिल का रिश्ता बनकर छपी और उसने कमाल कर दिया। शहर की सामाजिक संस्था ने उनका सम्मान करना चाहा, मगर उन्होंने मना कर दिया। ये बात भी पेपर में छपी। उनकी बिल्डिंग के लोगों ने आपस में एक दूसरे से संपर्क करना शुरू कर दिया। अब सब एक दूसरे से रिश्तों की डोर में बंधने लगे। कोई मामा था तो कोई चाचा, कोई किसी की बुआ तो कोई किसी की मौसी। दादू दादी अब बहुत खुश थे। रिश्तों का परिवार बढ़ता जा रहा था। अब फ्लैट्स के दरवाजे बंद नहीं, खुले रहते हैं सबके लिए। दादू दादी ने शहर में भी दिल के रिश्तों का बिगुल फूंक दिया था। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।